नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सनराइज शिक्षा समूह में बात चल रही है हिंदी व्याकरण के समग्र बिंदुओं के बारे में चर्चा करने की। हम लोग कल के बिंदु संधि पर थे, बात कर रहे थे संधि की। संधि क्या होती है, संधि की हिंदी में क्यों आवश्यकता पड़ी, संधि के बारे में विशेष हम लोग चर्चा कर रहे थे। संधि हमने दो भागों में अलग अलग दो तरीकों से लिखी थी। दोनों तरीके मैंने आपके सामने रखे थे, दोनों को सही माने थे। हिंदी की भी एक दिन हमने बात की थी। इन सारे नियमों से आप वाकिफ हैं। अब बात ये करते हैं कि संधि के हमने 3 प्रकार निकाले, 6 रूपों का अलग वर्गीकरण करके। 3 भाग कौन कौन से थे? 1 नंबर पे लिया स्वर संधि, 2 नंबर पे लिया व्यंजन संधि, फिर 3 नंबर पे लिया हमने विसर्ग संधि। इस प्रकार से हमने 3 अलग अलग भागों में संधि को विभक्त किया। अब स्वर संधि के बारे में हमने कल कुछ जानकारियां हासिल की, जो 5 प्रकार की मानी गई थी। स्वर संधि 5 प्रकार की क्यों मानी गई थी, वो भी विशेष तथ्यों के आधार पे एक सारणी के माध्यम से, रोल और क्रॉस के माध्यम से मैंने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी थी। अब बात यह है कि आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि की विशेष जानकारी हासिल करने के बाद में हम लोग व्यंजन संधि की ओर पहुंच गए। आज बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। अब व्यंजन संधि भी स्वर संधि की तरह योग, जोड़, समझौते के माध्यम से ही समझ में आएगी। कहने का मतलब है योग का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, धन का चिन्ह बीच में लगा है, एक पद दूसरा रूप में इस प्रकार से यहां लिखा हुआ होता है, और एक पद प्रथम पद के रूप में धन से पहले लिखा होता है। एक धन के बाद होता है तो एक धन से पहले लिखा होता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। बात यह है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। अगर दोनों स्वर हो तो होगी स्वर संधि। कहने की आवश्यकता नहीं, क्या होगी? स्वर संधि। ये बात हमने कल की थी। केवल स्वर संधि पहचानने का एक ही तरीका है, दोनों साइड में स्वर होने जरूरी है, प्रथम पद के अंतिम में और द्वितीय पद के प्रथम में। अब स्वर संधि के 5 भेद किस प्रकार पहचानेंगे? तो अगर आप लोगों को कल वाली वो सारणी अगर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई है तो आप उन तौर तरीके से स्वर संधि निकाल सकते हैं। अब व्यंजन संधि की चर्चा चल रही है, तो व्यंजन संधि का मतलब है कि अगर प्रथम पद के वही रूप चलेगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण स्वर, व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो, दोनों में से कोई भी हो। अगर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर, मेरे कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पद हो चाहे द्वितीय पद हो, चाहे अंतिम वर्ण हो प्रथम पद का, चाहे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, कहने का मतलब दोनों में से एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही व्यंजन संधि की पहचान है। या तो दोनों तरफ व्यंजन होने जरूरी है, अगर दोनों तरफ व्यंजन नहीं है तो एक तरफ व्यंजन का होना अति आवश्यक है, और एक तरफ भी आपको दोनों में से चाहे अंतिम वर्ण के रूप में मिले प्रथम पद के, चाहे द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में मिले, एक तरफ अगर आपको व्यंजन मिल जाए तो वह व्यंजन संधि ही होगी। अब व्यंजन संधि के बारे में परिभाषा के रूप में जानते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा व्यंजन संधि की पहचान किस प्रकार से करनी है। व्यंजन संधि की परिभाषा ये कहती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में स्वर हो या व्यंजन हो, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में स्वर हो व्यंजन हो, दोनों तरफ एक वर्ण व्यंजन का होना जरूरी है, आवश्यक है, और वही व्यंजन संधि कहलाएगी। मेरे कहने का मतलब है एक समझाने का माध्यम है। अब बात यह है कि व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते।
व्यंजन संधि के प्रकार क्यों नहीं होते? नहीं, प्रकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मूल भाषा, जिन्हें जन्नी या संस्कृत कहा गया, उन मूल भाषा में, हिंदी की भाषा में व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। मूल भाषा में व्यंजन संधि के प्रकार होते। तो हिंदी भाषा में प्रकार क्यों नहीं होते? क्योंकि हिंदी भाषा में व्यंजन संधि नियमों के माध्यम से चलती है। इनमें नियम होते हैं। तो नियम होते हैं, तो नियम भी कितने होते हैं? तो नियमों की बात करें तो नियम भी अनिश्चित होते हैं। नियमों की भी कोई संख्या नहीं मान सकते। क्यों? जिस प्रकार आप व्यंजन संधि को हल करते जाओगे, जिस प्रकार नियम निकालते जाओगे, उतने नियम आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत होते जाएंगे। किस प्रकार से? कि मैंने भी पढ़ा, कहीं किताबों में 5 नियम होते हैं, कहीं 10 होते हैं, कहीं 11 होते हैं, तो कहीं 18 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन किया गया। नियमों के बारे में किसी किताब में पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही बात बताई, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इनमें हमेशा नए शब्द आते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, ये बात बताई। भाषा अर्जित संपत्ति है। हम जितनी ग्रहण करेंगे, जितना अर्जित करेंगे, उतना ज्ञान, उतनी आसान हमारे लिए होती जाएगी। उसी प्रकार ये नियम है। जितने नियम पढ़ते जाओगे, जितने नियमों की तरफ आप बढ़ते जाओगे, आपके लिए उतने ही नियम आसान बनते जाएंगे। तो संधि आप लोगों को पता है, योग करवाना, जोड़ करवाना, समझौता करवाना, हाथ मिलाना, और यही हिंदी भाषा में संधि कहलाती हैं। स्वर संधि बता दिया। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, कोई प्रकार नहीं होते। मैं आप लोगों के सामने 20 से लेके 24 नियमों तक बात करने वाला हूं। इनमें कुछ उप नियम भी शामिल हैं। अब ये विस्तार से जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। अब बात यह है कि व्यंजन संधि समझने से पहले आप लोगों को मैं परिभाषिक शब्द बता देता हूं। परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्द क्या होते हैं? परिभाषिक शब्द वे होते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करके इन संधियों में जो शब्दों के रूप में जुड़ते हैं, या संधि का ध्यान, मतलब संपूर्ण संधि के रूप में अपनी ओर आकर्षित करवाते हैं, वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जो हर जगह उपस्थित होते हैं। वो परिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं? तो एक बता दूं मैं आपको, आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। दूसरा मैं आपको बता दूं, आगम होता है। तीसरा होता है लोप। चौथा होता है प्रकृति भाव। चौथा होता है प्रकृति भाव। अब बात यह करता हूं कि इनका मतलब आपस में क्या होता है, ये प्रत्येक संधि में किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो आप जब इनका अर्थ समझ जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इनका अलग अलग अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से इन संधि के नियमों में ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आदेश के बारे में। आदेश क्या होता है? जब कोई नियम कहता है कि मान लो किसी वर्ण की जगह दूसरे वर्ण को लिखना, किसी वर्ण की जगह दूसरे वर्ण को लिखना, किसी व्यंजन वर्ग का किसी वर्ण की जगह दूसरे वर्ण को लिखना, वह आदेश कहलाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मान लो क लिखा हुआ है और क की जगह ग लिखना है, तो यह मान लो लिख दिया वागीश, तो इसमें ग की जगह क्या करना? वाक प्लस ईस। अब ईस, मेरे कहने का मतलब यह है, ये ग की जगह क्या कर लिया? काक, क आदेश हो गया। ग की जगह क्या हो गया? क आदेश हो गया। तो ये क हमने क्या कर लिया? व्यंजन रहित कर लिया।
अब इसमें ई आया हुआ है, ये तो था व्यंजन और ये है स्वर। तो एक साइड में व्यंजन आया हुआ है तो व्यंजन संधि तो निश्चित तौर पे हो गई। मेरे कहने का मतलब ये क्या हो गया, घ की जगह आदेश हो गया। तो मैं ये भी नियम बताऊंगा, ये नियम क्या होता है, किसका नियम है, किस प्रकार से चलता है, ये घ की जगह क क्यों हुआ, अब ये बात करेंगे बाद में। आदेश आप लोग समझ गए होंगे, किसी वर्ण की जगह अन्य वर्ण को लिख देना आदेश कहलाता है। आगम की आदेश हमें पता चल गया, किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग करना आगम कहलाता है, सॉरी आदेश कहलाता है। आगम का मतलब क्या होता है, आगम का मतलब होता है अपने मनोयोग से किसी वर्ण को जोड़ना, किसी वर्ण को लिख देना आगम कहलाता है। किस प्रकार से, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं आपको। जैसे कि आप लिखोगे संस्कृत, इस संस्कृत में अपने मनोयोग से इस से को जोड़ दिया। कैसे, इनका विच्छेद करते हैं। से में कहां से आया, इस अनुस्वार का हमने क्या कर लिया, स्वर रहित में कर लिया, स्वर रहित में करके कृत कर लिया। अब सोचिए आप, अनुस्वार का में कर लिया, कृत लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, अनुस्वार का मैं कर लिया, फिर ये से कहां से आया, तो ये से आगम हुआ। अपने मनोयोग से इसको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और अपने मनोयोग से जोड़ा था, लेकिन इसमें तो गे का क्या किया, हमने कै किया। मेरे कहने का मतलब है, आदेश का मतलब किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग करना आदेश होता है। आगम का मतलब होता है अपने मनोयोग से किसी वर्ण को जोड़ लेना, आगम कहलाता है। अब बात करते हैं लोप की। लोप क्या होता है, लोप का मतलब अंग्रेजी में आप समझते हो रिमूव करना, किसी वर्ण को अपने मन से हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना। जैसे कि किस प्रकार से हटाओगे, एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि है युवावस्था, माने तो दीर्घ संधि का है, क्यों, युवा प्लस अवस्था, ऐसा मान ले, युवा प्लस अवस्था, तो आ प्लस ए बराबर दोनों तरफ स्वर है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का बड़ा आ दीर्घ आ हो जाता है और दीर्घ स्वर संधि का हो जाता है। लेकिन इसका विच्छेद करते समय लिखा जाएगा युवान प्लस अवस्था, युवान प्लस अवस्था। तो अब देखिए, युवान प्लस अवस्था में ये तो लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, लेकिन इनका क्या हो जाएगा, रिमूव, हट जाएगा। तो और इस प्रकार से हट करके बाहर चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा। तो लोप करने का मतलब है अपने मन से किसी वर्ण को हटा देना। हमने इसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। इसमें नया में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें प्रदर्शित हो रहा है, तो ये हो गया लोप। अब बात करते हैं आगे प्रकृति भाव की। प्रकृति भाव का ही मतलब होता है ये सारे गुण एक साथ शामिल होना, ये सारे गुण एक साथ शामिल होना। किस प्रकार से एक साथ शामिल होना, मैंने एक चीज बताई थी आपको समझ में आई होगी कि संधि में प्रत्येक शब्द को जोड़ने पर उनका सार्थक अर्थ निकलता है, वह संधि कहलाती है। जिनमें इन दोनों वर्णों के मेल करने से, इन दोनों वर्णों के मेल करने से या परिवर्तन होता है, या दोनों पदों में कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, विकार होता है, वह संधि कहलाती है। यह बात हमने कल की थी। और एक होता है संयोग, मैंने बताया था, जैसे कि संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो शब्द दिया हुआ होगा बीच में प्लस जोड़ के सीधा लिख देंगे, वो होता है संयोग। लेकिन प्रकृति भाव भी ऐसी ही है जो संयोग की तरह होती है। कैसे, मानो प्रातःकाल, ये लिखा हमने, क्या लिखा, प्रातःकाल। प्रातःकाल में विसर्ग आया हुआ है, तो कहने का मतलब है, आपको पहले ही बताया था, प्रातः प्लस काल, बीच में जहां गुंडी होती है वहां से वर्ण टूटते हैं, तो ये हो गया प्रातः विसर्ग धन
काल, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ये प्रकृति भाव है। और ये विसर्ग संधि का नियम है, वो आप लोगों को जब समय के अनुसार जब विसर्ग संधि में चलेंगे तब विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। अब आपको परिभाषिक शब्द साहित्य मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। आदेश, किसी वर्ण की जगह दूसरे वर्ण का प्रयोग करना। आगम, किसी वर्ण को अपने मनोयोग से लिख देना। लोप, किसी वर्ण को अपने मन से हटा देना। प्रकृति भाव, वर्ण जो मतलब संधि होती है वो हूबहू जैसी की तैसी बीच में धन लगा करके लिख देना, प्रकृति भाव कहलाती है। न तो उसमें आगम होता है, न आदेश होता है, न लोप होता है, जैसा का तैसा उनको उतार देना, वो प्रकृति भाव होती है। विसर्ग संधि का नियम है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। आपको पूरे 20 से 24 नियमों की ओर ले जाता है। व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 की, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 कह रहा है वर्ग। वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग में स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। संख्या होती है 25। ये बात आप जान चुके होंगे। ये बात मैं पहले भी जिस समय वर्ण पढ़े थे उस समय ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और मैंने ये भी आपको कहा था कि वर्णों के आधार पे सारी संधि संपूर्ण रूप से बनी हुई है। वर्ण निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। अब पहला नियम ये बता रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण यदि सघोष वर्णों के साथ, सघोष वर्णों के साथ, सघोष वर्णों के साथ पांचवा छोड़कर, जिसमें पांचवा वर्ण नहीं होगा, पांचवा छोड़कर यदि वर्ग का प्रथम वर्ण सघोष वर्णों के साथ पांचवा छोड़कर दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। 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 आदेश का मतलब अब आप समझ गए होंगे। आदेश मैंने पहले बताया था, आदेश का मतलब बदलना। आदेश का मतलब होता है बदलना, जैसे कि हमने उस समय भी बदला था। पहला, जैसे कि वर्ग, कै वर्ग है, चे वर्ग है, ते वर्ग है, ते वर्ग है और पे वर्ग है। अब 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, कुल 25 वर्ण हुए। तो ये 25 वर्ण किस में आते हैं? सघोष में, स्पर्शीय में। ये तो आप समझ गए होंगे। इनके अलावा और सघोष में कौन कौन से आते हैं? ये, रे, ले, वे और है। ये रे, ले, वे और है, ये सभी किस में आते हैं? ये अंतस्थ वर्ण भी सघोष में ही आते हैं। और इनके अलावा सभी स्वर, इनके अलावा सभी स्वर ये भी आते हैं। सभी स्वर कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वर इस सघोष वर्णों में से पांचवा छोड़कर, अब पांचवा कौन सा छोड़ना है? ये कै वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। इनका पांचवा अंतिम हड़े, चे का हणे, ते का हणे, ने, पे का में, ये पांचवा सभी का छोड़ना है। पांचवा छोड़कर यदि कोई भी वर्ण दिया हुआ हो तो पहले का कितना? तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। किस प्रकार से? मैं उदाहरण लेके आप लोगों के बीच ये बात साझा करूंगा। जैसे कि ले लिया सदाचार, उदाहरण में ले लो सदाचार, ये लीजिए। अब इनका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करने के लिए क्या करेंगे? दे, कौन से वर्ग का तीसरा है? ते वर्ग का। थे, दे, ते वर्ग का तीसरा वर्ण है तो सघोष वर्ण में आएगा। हाँ जी। अब इनको पहला करना है तो क्या करोगे? सत प्लस आचार, सत धन आचार, सदाचार, सत धन आचार, सदाचार। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सत धन आचार। मेरे कहने का मतलब ये हुआ
कि देह का किसमें कर लिया, ते में, तो तीसरे का किसमें हो गया, पहले में आदेश हो गया। इसी प्रकार ये चलेगा। एक और मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता दूं, जैसे कि भागवत गीता, भागवत गीता, मान लो भागवत गीता, तो ये विच्छेद है। अब इनको संधि में परिवर्तित करना है, ये विग्रह किया हुआ है, इनकी संधि बनानी है। तो भा गे वे ते का क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे, और गीता, ते वर्ग का तीसरा कर लीजिए, भागवत गीता हो जाएगा। उसी प्रकार पहला नियम आप लोगों के साहित्य मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले वर्ग में यह बताया गया है कि वर्ग का पहला वर्ण सघोष वर्णों में पांचवा छोड़कर यदि साझा कर रहा हो तो पहले का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से पहले का तीसरा वर्ण आदेश होता है। इनके उपनियम भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इस पहले का उपनियम भी है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इनसे पहले जो हमने पांचवा छोड़ा है, इनके बारे में भी थोड़ी दूसरे नियम के रूप में चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में बात चल रही है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। 1 नंबर नियम में पढ़ा था हमने, वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ पांचवें को छोड़ करके सभी सघोष वर्ण। तो अब इसमें बात करेंगे पांचवें को मिला करके। अब सभी सघोष वर्णों की बात अलग है। ये नियम क्या कह रहा है, वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण का पांचवा, सघोष वर्ण का पांचवा, सघोष का पांचवा। मेरे कहने का मतलब ये है, वर्ग का प्रथम वर्ण और सघोष का पांचवा, उसमें से अंगे, अने, अने, ते और मैं, केवल 5 ही वर्ण। इन पांचों में से यदि प्रथम वर्ण के साथ इन पांचों में से कोई एक वर्ण होगा धन के बाद, तो वह भी प्रथम वर्ण पांचवें में ही आगे आदेश होगा। वह प्रथम वर्ण भी किस में आदेश होगा, पांचवें में। प्रथम वर्ण भी पांचवें वर्ण में आदेश होगा, पांचवें वर्ण में आदेश होगा। किस प्रकार होगा, उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। आप आसानी से समझिए। अब नियम नंबर 2, वर्ग का प्रथम वर्ण सघोष वर्ण का पांचवा वर्ण, सघोष वर्ण लो पांचवो वर्ण दियोड़ो वह धनुबाद में, तो पांचवे वर्ण में आदेश हो जाएगा। कौन सा वर्ण, प्रथम वर्ण। किस प्रकार से, मानो ये योग का चिन्ह है, योग का चिन्ह है, यहां दे दिया सत धन मार्ग, सत धन मार्ग। तो इसका क्या होगा, यह है वर्ग का अंतिम। मैंने पहले ही बताया, धन के में प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, मैंने यह चीज बताई थी। इस तरफ मान लो स्वर है, क्यों है, क्योंकि यह स्वर रहित है, तो इनको व्यंजन के रूप में मान लेते हैं। क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो यह स्वर रहित है, तो यह भी व्यंजन, और ये तो व्यंजन है ही मैं के आकार का। अब बात ये करते हैं कि ये दिया हुआ है प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, सघोष का पांचवा, ये मैं, सघोष का पांचवा वर्ण, ये धन के बाद में दिया हुआ है। तो इसको भी, प्रथम वर्ण को भी किस में बदलना है, पांचवें में बदलना है। किस में बदलना है, पांचवें में। तो ते वर्ग का पांचवा कौन सा होगा, ने, और ये भी हलंत, इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत, मतलब स्वर रहित है, तो इसको भी आधा लिखोगे और सन मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन मार्ग। अब आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देकर के आपको बता देता हूं। जैसे कि लिखा हुआ, मान लो ये सीधी संधि दे दी गई है, अब इसका विच्छेद करना आप लोगों को, तो किस प्रकार से करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अब आप इनसे समझ गए होंगे इन बात को, किस प्रकार से, ये भी पांचवा और ये भी पांचवा, तो इसका किस प्रकार से करोगे। तो इसका हो जाएगा वाह, और इस पांचवे को कर लिया पहला के,
और इसका हो गया में, तो ये हो गया वाक में। क्या हो गया? वाक में। मतलब वार्ड में का बन गया वाक में, और इसमें क्या करोगे? वा के धन में। ये हो गया पांचवें का पहला। क्या हो गया? पांचवें का पहला। धन, धन से पहले और धन के बाद में कितना है? पांचवा। ये बात आप दूसरे नियम में समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे पहले का वापस उपनियम। क्यों? क्योंकि ये पांचवा पहले में छोड़ रखा था, इसीलिए दूसरा नियम पहले पढ़ना जरूरी हो गया। अब पढ़ेंगे पांचवे का पहला नियम, वो उपनियम। पहले का उपनियम अब हम पढ़ेंगे। नियम नंबर 1 के उपनियम, हम तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। नियम नंबर 1 का उपनियम, उपनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपनियम क्या कहता है? उनसे पहले नियम नंबर 1 के बारे में भी जानकारी एक बार ले लीजिए आप वापस। कहने का मतलब है योग धन, धन से पहले वाला पद, धन के बाद वाला पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। कहने का मतलब ये है वर्ग का, अब वर्ग कितने होते हैं आपको पता है। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला प्रथम वर्ण, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। बात दूसरी ये होती है कि योग के बाद, योग के बाद वर्ग में सेगोस, सेगोस जिसमें पांचवा छोड़कर, अब सेगोस किसे कहते हैं? तो सेगोस जिसमें पांचवा छोड़कर अड़े, अणे, अणे, ने और में, इन पांचों को छोड़ करके बाकी सभी, और इनके अलावा अंतस्थ के ये, रे, ले, वे और हे, ये भी आते हैं। और सभी स्वर आते हैं, मतलब 11 स्वर, सभी स्वर 11 स्वर होते हैं, वो सभी आते हैं। अब बात ये करता हूं, इनमें से कोई भी आए तो पहला किस में आदेश होता है? तीसरे में। ये पहला किस में बदल जाता है? तीसरे में। ये बात तो सही है, ये 1 नंबर नियम काम करता है। लेकिन इनका उपनियम क्या कहता है? उपनियम ये कहता है कि इनको तो यथावत रखते हैं, केवल यही बदलता है। लेकिन उपनियम ये कहता है इनके उपनियम में थोड़ा और बदलाव करने की आवश्यकता है, इनमें थोड़ा और बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? योग का चिन्ह, उनके बाद में द्वितीय पद, प्रथम पद, समानी अंतिम वर्ण, और ये है प्रथम वर्ण। ये तो होना चाहिए पहला। इसी प्रकार ये वापस उसी प्रकार किस में बदलेगा? वर्ग के तीसरे में, वर्ग के तीसरे में। लेकिन इन सेगोस वर्ण का क्या होगा? इन सेगोस वर्ण का इधर भी थोड़ा और बदलाव होकर के क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? लेकिन इन मेरे कहने का मतलब है ये है हो जाएगा, है भी सेगोस वर्ण में ही आता है, सेगोस वर्ण में ही आता है। तो है क्यों, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं, केवल हमें यहां है ही करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि आपने लिख दिया वाग, वाग घरी, क्या कर दिया? वाग घरी कर दिया। तो ये तो हो गया वा और गे, ये तीसरा है। विच्छेद करने के लिए तीसरे का क्या कर लिया? पहला कर लिया। तीसरे का क्या कर लिया? पहला। मानो लिखा हुआ है पूरा तीसरे का पहला, ये हो गया तीसरे का पहला, हो गया, कोई समस्या नहीं। ये हो गया योग का चिन्ह। अब ये सेगोस वर्ण का गे आया हुआ है, तो गे का क्या करना? हमें हे करना है। ये हो गया वाग हरि, वाक हरि। ये क्या हो गया? वाक हरि। केवल बदलाव इतना ही करना है, इसको है बनाना है, बाकी कुछ नहीं। और भी एक दो उदाहरण देकर के आप लोगों को बता दूं। क्या हुआ है आपके सिद्धांत, सिद्धांत। अब इसका करना है तो क्या करेंगे? मान लो सिद्धांत, इनका क्या करोगे? तो इनका करने के लिए हम क्या करेंगे? मानो ते वर्ग का तीसरा, ते वर्ग का तीसरा दिया हुआ है,
तो तय वर्ग का पहला बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो पहला बनाने के लिए हमने कर लिया सित, क्या कर लिया, सित, देह का तय कर लिया। अब उसके बाद में ये देह लिखा हुआ है, इस देह का क्या करेंगे, इस देह का योग कर लेंगे है, और हो गया हंत, सित हंत। अब देख एक और उदाहरण के माध्यम से, मानो कहने का मतलब ये है, ये कर दिया आपके सी, मान लो इसको लिख दिया दे, फिर सीधे रूप में लिख दिया सिद्ध हंत, मान लो ऐसे लिखा हुआ आपको मिल गया, तो क्या करोगे, तो भी इसका यही करना है, सित प्लस हंत। क्यों, क्योंकि है दिया हुआ है तो है वापस उसी रूप में लिखना है, चाहे है दिया हुआ हो चाहे नहीं हो, हमें केवल उपनियम में इसको है में ही बदलना है। अब उपनियम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे नियम नंबर 4 की, जो अगले वीडियो में बात करेंगे नियम नंबर 4 की। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, राम राम। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी।